हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमन बंसल फ्रॉम SREP आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लास्ट वीडियो में कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, क्या कारण थे और सोवियत संघ की क्या विशेषताएं थी, सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ था, यानी जन्म से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक की हम सारी घटनाओं के बारे में जान चुके हैं। जिसके अंदर हमने एक घटना और पढ़ी थी बर्लिन की दीवार के बारे में। तो बर्लिन की दीवार के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब मैंने आपको बर्लिन की दीवार पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बोला था इसी को कहा जाता है सोवियत संघ का विघटन। ऐसा नहीं है, बर्लिन की दीवार जब टूटी उस घटना को बर्लिन का एकीकरण कहा जाता है और सोवियत संघ के विघटन का प्रतीक कहा जाता है। एक छोटी सी करेक्शन करनी थी, उसके बारे में बताया मैंने आपको। तो आज हम अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। दो ध्रुवीयता का अंत हमारे चैप्टर का नाम है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है पूरा विश्व शक्ति के दो केंद्रों में था और एक केंद्र का ख़त्म हो जाना दो ध्रुवीयता का अंत कहलाया। इसी के बारे में हम आगे जानेंगे, शॉक थेरेपी के बारे में। पहले मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली पूछा गया ये टॉपिक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। लास्ट वीडियो में हमने इसे छोटे में कवर करा था, पर इसके ऊपर ये पूरा टॉपिक कवर करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। आघात पहुंचाकर उपचार करना यानी आपकी चोट लगी है नखून में, मैं कील और हथौड़ी से उसे ठीक कर सकता हूँ? सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। पर ये जो डेफिनेशन इतिहासकार हमें देकर गए हैं शॉक थेरेपी के बारे में कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी तुम्हारे कान में दर्द और मैं रैपट मार के उसे ठीक कर दूं, ऐसा हो सकता है। परंतु ये डेफिनेशन उसी चीज़ से संबंधित है। हुआ क्या, जो सोवियत संघ था, जो रूसी क्रांति 1917 बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ गणराज्य का जो गठन हुआ था, उनके ऊपर एक चीज़ थोपी गई। उनकी जनता के ऊपर, सोवियत संघ की जनता के ऊपर एक बात थोपी गई कि भैया तुम्हें सिर्फ साम्यवाद अपनाना है। तुम्हें क्या अपनाना है? साम्यवाद, पूंजीवाद से दूर रहो। फिर कुछ समय आगे चलते चलते उन पर एक और चीज़ थोप दी गई कि भैया तुम्हें केवल हथियार बनाने हैं, दाल रोटी कपड़ा हम देंगे, पर तुम्हें करना क्या है? हथियार बनाने। यानी पहले तुमने सोवियत संघ की जनता पर चोट करा, वार पहुंचाते गए। भैया उनका मन था ये करने का, तुम वो नहीं करने दिया। उनको कैरियर ऑप्शन चाहिए थे, वो नहीं मिला। आपने जो कहा, यानी सोवियत संघ की सरकार ने जो कहा वही बार बार करना पड़ रहा था वहाँ की जनता को। इसी चीज़ को कहा गया आघात पहुँचाना। जनता किलस चुकी थी। जैसे कि आप देखोगे, आप किसी न किसी टीचर से किलसते होंगे कि यार ये तो बार बार होमवर्क देता रहता है, इसकी फाइल्स ख़त्म नहीं होती, इसके सबमिशन ये वो। उसी प्रकार जो जनता है वो किलस गई थी। भाई साहब साम्यवादी अपनाओ, हथियार बनाओ, ये करो वो करो, परेशान हो चुकी थी पूर्ण रूप से जनता। तो इसी चीज़ को एक टर्म दिया गया, आघात पहुंचाकर। बेटे बहुत डीप है, अगर आज समझ नहीं आया तो नहीं समझ पाओगे। ध्यान देना, चोट पहुंचाना समझ में आ गया भैया शुरू से, यानी 1917 से 1991 तक लोगों को झोंका गया, जो बोला गया वही उन्हें करना पड़ता था। इसी टर्म को कहा गया आघात पहुंचाकर। अब उपचार करना, भैया पहले तुमने मार लिया पीट लिया, अब डॉक्टर के ले जा रहे हो, चलो जी मैं तुम्हारी पट्टी करा दूं, ऐसा थोड़ी होता है। जनता के मन में किलसन भर गई, जनता के मन में किलसन भर गई कि यार ऑर्डर पे ऑर्डर, हथियार बनाओ, ये बनाओ, बंदूकें बनाओ, असला बनाओ, बारूद बनाओ। हर घर के बरामदे में, हर घर के पीछे हथियार बन रहे थे। बड़े से बड़ा, बच्चे से बच्चा हथियार बनाने की प्रक्रिया में लगा हुआ था। बच्चे पढ़ाई करते थे पर वो स्तर नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो स्तर नहीं था, खाने की सुविधाएं थी, उतना अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो भैया लोग पागल हो गए, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो गई। तो एक घटना घटी, वो घटना क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, सोवियत संघ को एक निर्देश दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक हेल्प करी कि तुम क्या करो। ध्यान से सुनना, हंसी की बात है, साम्यवाद छोड़ दो और पूंजीवाद की ओर निकल लो। देख रहे हो क्या कहा गया कि जो तुम्हारी ये 1917 से 1991 तक जो तुम साम्यवाद चलाते आ रहे हो भूल जाओ,
उसे छोड़कर अब पूंजीवाद की ओर आ जाओ। ध्यान से समझना, अगर आपको कोई व्यापार शुरू करना है, आप जो वीडियो देख रहे हो इस टाइम अपने ऊपर लो कि आपको एक व्यापार शुरू करना है, या मान लो आपको वीडियो शूटिंग का ही काम करना है। पहले तो आपको एक अच्छा सा फ़ोन चाहिए, फिर ट्राइपॉड चाहिए, एक रूम चाहिए जहाँ पर आप सराउंडिंग देखकर वीडियो बना सको। तो उसी प्रकार पैसा चाहिए। इन शॉर्ट, इन सब चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आपके पास है नहीं, तो भैया वही हो रहा था यूएसएसआर की जनता के साथ। पैसा था नहीं, क्यों? सरकार ने कहा हथियार बनाओ, 10,000 तनख्वाह मिलती रही, खाना मिलता रहा। क्या करेंगे वो बेचारे? पैसे जोड़े नहीं उन्होंने। तो उनसे कह दिया गया कि अब साम्यवाद छोड़ो, सरकार कुछ नहीं देगी, अपने अपने काम खोलो, कपड़ों का खोल लो, ट्यूशन पढ़ा लो, लकड़ी का काम शुरू कर लो, पुताई का काम शुरू कर लो। ऐसे कैसे कर लो? अगर मैं पुताई का काम भी शुरू करता हूँ, पहले तो मेरे को पेंट वगैरह या ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो ब्रश कहाँ से लाऊँ? थोड़े कपड़े चाहिएंगे पेंटिंग के लिए। अगर मैं कारपेंटर का काम शुरू करता हूँ, काटने के लिए आरी चाहिए, ठोकने के लिए कील हथौड़ा चाहिए, कहाँ से लाऊंगा? पहले तो तुमने हमारी सारी हमारे जो कार्य क्षमता है, यानी जो मैं कर सकता हूँ, जैसे मेरा काम है पढ़ाने का, तुमने पढ़ाने नहीं दिया पर मेरे को नाली साफ़ करने वाला बना दिया, या इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा दिया, या कुछ भी करा दिया। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी क्षमता क्या है? मैं एक टीचर हूँ, तुमने मेरी क्षमता के अनुसार मेरे को काम नहीं दिया। उसी प्रकार तुमने मेरे से हथियार बनवाए, आप कह रहे हो जी अपना ट्यूशन सेंटर खोल लो। ऐसे कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? तो वही किया सोवियत संघ की जनता के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक ने सुझाव दिया कि अब साम्यवाद को छोड़ो, पूंजीवाद की ओर बढ़ो, आप सभी लोग अपने अपने काम धंधे खोलो। भैया पैसे नहीं है, काम कहाँ से खोलोगे? जब पैसे है नहीं, काम कहाँ से खोलोगे? इसी चीज़ को शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है। यहीं पर हम शॉक थेरेपी को ख़त्म करते हैं। इसके बारे में और जानेंगे, इनके फीचर्स, विशेषताएं जानेंगे, पर फिलहाल यही बता रहा हूँ कि आपके कान में दर्द है तो उसका इलाज है डॉक्टर के पास जाना, ना कि चाटा मारकर या हथौड़े से उसका उपाय करना। इसी चीज़ को शॉक थेरेपी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स यानी इसकी विशेषताएं। शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं थी? पहली, पश्चिमी देशों से जुड़ाव। इसने एक बात कही शॉक थेरेपी ने कि अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना है, तो जो पश्चिम के देश हैं, जो देश आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके साथ आप जुड़ाव करें, दोस्ती यारी बनाएं, ताकि वो आपके देश में तकनीक का सहारा दे, पैसे का सहारा दे। इसी को कहा गया पश्चिमी देशों से जुड़ाव और शॉक थेरेपी की पहली विशेषता या पहला फीचर। अगला है राज्य की संपदा का निजीकरण। राज्य की संपदा का मतलब है राज्य में जितनी भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल कोई कारखाना है, कोई लैंड है, कोई पार्क है जिसके द्वारा राज्य को पैसा प्राप्त होता है, उसको निजीकरण कर दो। मानो एक पार्क था सोवियत संघ का, उस पार्क में विजिटर आया करते थे, घूमने वाले आया करते थे और टिकट का पैसा दिया करते थे। अब तक वो पैसा सरकार के पास जाता था। अब सरकार क्या कह रही है कि भैया ये पार्क मैं बेचना चाहता हूँ, किसी को लेना, मैंने ख़रीद लिया, वो पार्क अब निजीकरण हो गया। अब उसका टिकट का पैसा मैं 100 भी रख सकता हूँ, 500 भी रख सकता हूँ, 5 रुपये भी रख सकता हूँ। ये बात मेरे पर डिपेंड करती है। तो राज्य की संपदा का निजीकरण कर दिया गया। कोई फैक्ट्री थी, हाँ, दूध बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, घड़ी बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, मार्कर बनाने की फैक्ट्री हो सकती है, वो आपको बेच दी या मेरे को बेच दी। अब इस मार्कर का प्राइस 10 करना है, 15 करना है, वो मेरे पर डिपेंड करता है, सरकार इसमें नहीं आएगी। अब एक बात देखो, आप कहाँ से लोगे मार्कर की फैक्ट्री? आपके पास पैसा है नहीं है। तो इसी चीज़ से लोग किलस गए कि यार ये हमारे साथ मजाक हो रहा है, हम एक देश की जनता है, इतने अच्छी महाशक्ति की जनसंख्या है और हमारे साथ इस प्रकार से किया जा रहा है। अगला है मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाना। बेटा, मुक्त व्यापार व्यवस्था अपनाने का मतलब है कि आप अपने देश की सीमा के बाहर भी व्यापार कर सको, भेज भी सको, एक्सपोर्ट, और बाहर से कोई भी चीज़ मंगवा सको, इंपोर्ट। यानी बाहर का कोई व्यापारी आपके देश में अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, और यदि आप कुछ बनाते हो, मानो मेरी मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, तो मैं उसे दूसरे देश में भी लगा सकता हूँ। ये एक सुझाव था, ये एक फीचर था शॉक थेरेपी का कि आप इस चीज़ को अपनाइए। अगला है निजी संपदा को बढ़ावा। शॉक थेरेपी क्या कहती है कि लोगों की निजी संपदा को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को कहा जाए कि अब आप व्यापार में आगे निकल कर आओ, आप लोग संभालो,
किसी ने कार की फैक्ट्री खोल ली, कार का कारखाना डाल लिया, शोरूम डाल लिया। मैंने लकड़ी बनाने का काम डाल लिया, लकड़ी से चीज़ें बनाने का काम डाल लिया। किसी ने मोबाइल की फैक्ट्री डाल ली। यानी निजी संपदा को बढ़ावा, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा कि आप लोग आगे निकल कर आएँ और पूंजीवाद करें, पूंजीवाद में निवेश करें। अगला है मुद्राओं का आपसी परिवर्तन। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सोवियत संघ की उस समय मुद्रा का क्या नाम था। वैसे तो वो रूस की मुद्रा थी और आज भी रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। उस समय यही प्रचलित थी सोवियत संघ के अंदर। मुद्राओं का आपसी परिवर्तन, शॉक थेरेपी ने क्या कहा कि रूबल दूसरे देशों में भी मान्य कर दी जाए। मतलब अगर हमें व्यापार करना है तो रूबल से हम ले सके, यदि दूसरा देश हमें कोई और मुद्रा दे रहा है तो हम उसका इस्तेमाल कर सके। इसी को कहते हैं मुद्राओं का आपसी परिवर्तन। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पूंजीवाद को अपनाना। बेसिकली पूरी जो हमारी शॉक थेरेपी ऐसी चीज़ पर डिपेंड करती है पूंजीवाद को अपनाने पर कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाना। साम्यवाद क्या था? सरकारी अर्थव्यवस्था होना। पूंजीवाद क्या था? निजी अर्थव्यवस्था होना, यानी अधिकतम काम निजी हाथों में आना। इसी को शॉक थेरेपी की विशेषताएं कहा गया है। इसे एक बार नोट करो, समझने की कोशिश करो। तो आइए शॉक थेरेपी के कुछ कंक्लूजन्स हुए, कुछ परिणाम हुए। इन परिणामों के बारे में हम जानते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंपार्टमेंट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है। कंपार्टमेंट नहीं आएगी आपकी, पर हाँ क्वेश्चन टपकने के कुछ नहीं कह सकते, कहाँ क्वेश्चन फंस जाए तो इसके बारे में हम जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ। शॉक थेरेपी के कुछ परिणाम हुए। सबसे पहला परिणाम पूर्णतः असफल। शॉक थेरेपी पूरी तरीके से फेल हो गई, किसी काम की नहीं थी, फेल हो गई। अगला है सबसे बड़ी गैराज सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ी गैराज सेल ये एक टर्म है। इस टर्म का क्या मतलब है? एक शब्दावली है। शब्दावली का क्या मतलब है कि इतिहास में सोवियत संघ के जो 90% उद्योग थे उन्हें औने पौने दाम में बेचा गया। यानी जैसे बिक रहा है ले जाओ। जब आप देखते होंगे सब्जी वाले के पास थोड़ी बहुत सब्जी बचती है और वो घर जा रहा होता है तो बस उन्हें निकालने के लिए घर ना ले जाने पड़े, जिस रेट में बंदा मांगता है उसे दे देता है। उसी प्रकार हुआ कि जो सोवियत संघ के उद्योग थे, बड़े से बड़ा उद्योग, छोटे से छोटा उद्योग, उनको उल्टे सीधे दामों में निकाला गया। 1000 रुपये की चीज़ को 50 रुपये में बेचा जा रहा था, कई 50 की चीज़ 500 में भी बिक रही थी। इसी चीज़ को कहा जाता है सबसे बड़ी गैराज सेल। 90% उद्योगों का औने पौने दाम में बिकना इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहलाया। इससे अगला है औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। बेटा इसके बारे में ध्यान से सुनना। जो भी रूस का या सोवियत संघ का औद्योगिक ढांचा था, किस प्रकार उसमें फैक्ट्रीज उद्योग काम किया करते थे, जो भी ढांचा था वो ख़त्म हो गया। सब क्या काम कर रहे थे? हथियार बनाने का काम कर रहे थे, वो ख़त्म हो गया। अब क्या करोगे? सारे लोग बेरोज़गार हो गए। इसी को कहा गया औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। आर्थिक विषमता बढ़ी। अब एक बात बताओ, पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक टीचर हूँ और मैं सोवियत संघ में टीचिंग का काम करता हूँ। अगर मैं पूरे दिन में 8 घंटे में 1000 बच्चे पढ़ा रहा हूँ या 50 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, सरकार ने कह रखा है कि मेरे को 20,000 की सैलरी मिलेगी तो मेरे को 20,000 ही देगी। तो यानी मैं एक टीचर हूँ, 20,000 मैं कमाता हूँ, कोई और एक टीचर है वो 20,000 कमाता, तो वो भी मेरे जितनी लेवल का हुआ। यानी जो हमारे में आर्थिक है वो हम आर्थिक रूप से समान है। वो भी 20,000 की औकात रखता है, मैं भी 20,000 की औकात रखता हूँ, पर ये बढ़ गई। अब मैंने बताया आपको औने पौने दाम में उद्योग बेचे गए। आपने गाड़ी का उद्योग खरीद लिया, आप पे पैसा था थोड़ा बहुत, भैया आप तो मेरे से आगे निकल गए, आप में और मेरे में आर्थिक विषमता बढ़ गई, मैं वहीं रह गया। आपने एक गाड़ी का उद्योग खरीद लिया तो आप आगे निकल गए। अगला है खाद्यान्न संकट। पहले मैंने आपको क्या बताया कि सरकार आपको खाना प्रोवाइड किया करती थी। सोवियत संघ में सरकार आपको खाना प्रोवाइड किया करती थी। भैया सरकारी ख़त्म हो गई, सोवियत संघ ही ख़त्म हो गया, खाने का संकट आ गया। अब लोग खाने के लिए मर रहे थे कि उन्हें रोटी कहाँ से मिलेगी, कपड़ा नहीं, खाने का सामान कहाँ से मिलेगा। अगला है समाज कल्याण खत्म। जैसा कि हम जानते हैं सोवियत प्रणाली समाज कल्याण पर आधारित थी। वो नहीं चाहती थी कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, वो सभी को साथ लेकर चलती थी, समाज कल्याण करती थी। आपके यहाँ भी रोटी जा रही है, मतलब आपको भी खाने की सुविधा है, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा आपको भी प्रोवाइड थी, मुझे भी प्रोवाइड थी। पर सोवियत संघ का विघटन हो गया शॉक थेरेपी की वजह से। इसी वजह से समाज कल्याण खत्म, खुद कमाओ खुद खाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो यही था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार इसे देख लें।